नमस्कार। आज 10 मई दिन बुधवार, वक्त हो गया जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। साथ ही साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स आपको दिखाएंगे। पोल्स ऑफ द पोल, महा एग्जिट पोल के महा कवरेज जी बिजनेस पर आज के प्राइम टाइम में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जी न्यूज के एग्जिट पोल में कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, 103 से 118 सीट मुमकिन बीजेपी को मिल सकती हैं, 79 से 94 सीटें। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को झटका, इमरान को 8 दिन की एनएबी रिमांड। अल कादिर ट्रस्ट केस में होगी पूछताछ। दाल कीमतों पर सरकार की सख्ती, म्यांमार के एक्सपोर्ट्स को होर्डिंग से बचने की हिदायत। फिर भी होर्डिंग हुई तो इंपोर्ट पर लग सकती है रोक। एनसीएलटी में गो फर्स्ट की दिवालिया अर्जी मंजूर, बोर्ड को किया भंग। कंपनी ने 19 मई तक सारे ऑपरेशंस रद्द किए। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में दिखाया दमखम। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बाद निफ्टी करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। एफएमसीजी और पीएसयू शेयरों से सपोर्ट, लेकिन सरकारी बैंकों ने बनाया दबाव। और आइए शुरुआत करते हैं एग्जिट पोल्स की महा कवरेज से। तो एग्जिट पोल्स का वो आंकड़ा जिसका सबको इंतजार था वो आ चुका है। कर्नाटक विधानसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? जी न्यूज के लिए मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक कुल 224 सीटों में से बीजेपी को 79 से 94 सीटें यानी कि 79 से 94 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को 103 से 118 सीटें मिल रही हैं। याद रखिएगा जादुई आंकड़ा 113 का है। और जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य को 2 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी कि एग्जिट पोल्स में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह हमने आपको बताया जी न्यूज और मैट्राइज का सर्वे। इसके अलावा जो और बाकी जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जी न्यूज का सर्वे हमने आपको बताया। टीवी 9 भारतवर्ष का देखिए, 88 टू 98 सीट्स, 99 से 109 ये कांग्रेस को और बीजेपी को 88 से 98। जेडीएस के खाते में 21 से 26 सीटें और अदर्स को 4 सीटें मिलने की उम्मीद। रिपब्लिक टीवी का सर्वे आप देखिए, 85 से 100 सीटें। यहां पर भी बीजेपी काफी पीछे बहुमत के आंकड़े से। कांग्रेस को अगर आप देखें तो 94 सीटों से 108 सीटों के बीच में नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं सीट्स कांग्रेस के लिए। जेडीएस के खाते में 24 से 32 सीटें और अदर्स को जा रही हैं 2 से 6 सीटें। ये रिपब्लिक का है। इसके अलावा न्यूज एक्स और जन की बात, ये पहला ऐसा सर्वे है जिसमें बीजेपी के लिए थोड़े अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं सरकार बनाने के लिहाज से। लोअर लेवल पे 94 और हायर लेवल पे 117 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। यानी जादुई आंकड़े से क्रॉस पार करती हुई नजर पहली बार न्यूज एक्स जन की बात में। फिर कांग्रेस को अगर आप देखें तो 91 से 106, 91 से 106 सीटें कांग्रेस को नजर आती हैं और जेडीएस 14 से 24 सीटों के बीच। अदर्स के खाते में लगभग 2 सीटें आ सकती हैं। न्यूज नेशन एक और ऐसा चैनल जो बीजेपी को बहुमत दे रहा है। जी हाँ, 113 का बहुमत का आंकड़ा, लेकिन न्यूज नेशन कह रहा है कि बीजेपी को मिल जाएंगी 114 सीटें। कांग्रेस सिमट जाएगी 86 सीटों पर और जेडीएस के खाते में 21 जाएंगे और अदर्स 3 पे सिमट जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंडिया टीवी सीएनएक्स का देखें तो इसने भी बहुत कम सीटें बीजेपी को दी हैं, 85 सीट्स बीजेपी को। कांग्रेस को ये 105 देते हुए नजर आ रहे हैं और जेडीएस को दे रहे हैं ये 32 सीटें। अदर्स का इनका कोई खास रुझान नहीं है। एबीपी सी वोटर का सर्वे आप देखिए, 73 से 85 के बीच में मिल रही हैं बीजेपी को, 110 से 122 के आसपास मिल रही हैं कांग्रेस को और जेडीएस रह जाएगी 21 से 29 के बीच में। तो ये है एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो
पोल्स ऑफ द पोल में अगर आप एवरेज भी निकालने की कोशिश करेंगे तो यही कहानी जो लगभग हर सर्वे की है कि बीजेपी बहुमत से दूर, कांग्रेस मेजॉरिटी के आसपास, कहीं कहीं बिल्कुल पार, कहीं कहीं थोड़ा सीटों से रहती हुई नजर आ रही है। और जेडीएस तो साफ तौर पर लग रहा है कि बड़ी भूमिका में नजर आएगी, किंग मेकर की भूमिका में। जो प्रेडिक्शंस थे वो लगभग उसी लाइन पर, लेकिन ये एग्जिट पोल्स हैं, असली नतीजे तो आने हैं 13 तारीख को। लेकिन कम से कम इस वक्त थोड़ा ठहर कर नब्ज टटोली जा सकती है राजनीति की, और नब्ज टटोलने के लिए दो बेहद खास मेहमान, देश के दो वरिष्ठ पत्रकार, दक्षिण की राजनीति पर महारत हासिल करने वाले टी.आर. रामाचंद्रन सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामाचंद्रन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संतोष के जॉय जी हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामाचंद्रन सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। अगर आप रेंज देखेंगे तो बड़ी रेंज है, ऐसा कोई छोटी रेंज नहीं है। 79 टू 94, 94 टू 117, तो रेंज बड़ी है, इसलिए थोड़ा अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है सर? यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तस्वीर शायद धुंधली, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही बनकर उभरे? देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे तो नहीं है बिल्कुल, पर ये चौंकाने वाली रिजल्ट्स आई हैं। पर आखिरकार ये सब एक एस्टिमेशन है। क्या ये रिजल्ट्स ठीक आएंगी, इसी के तरह आएंगी, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ बैठे बैठे और जो रिजल्ट्स की नुमाइंदे आए हैं बाकी जगहों से, जिन्होंने इस पे कुछ अपनी स्टडीज़ की हैं, उससे तो लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा बिल्कुल भारी है। पर देखिए, ये सब एस्टिमेशन पे इन्होंने कैलकुलेशन किया है, और ये सही, इसका सही निकलना, जो भी आंकड़े बता रहे हैं 89 से 94, 98 से 117 बीजेपी के लिए, देखिए ये बड़ा मुश्किल सा मसला उभर के आ रहा है। तो आखिरकार मेरे ख्याल में इस पे बहुत हम लोगों को कॉशन जताना पड़ेगा, और इसको वाह करके हम आगे बढ़ नहीं सकते। एब्सोल्युटली सर। तो असली रिजल्ट आ जाने दीजिए, 13 तारीख को आएंगे, तो तब तक का इंतजार तो करेंगे। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अपना मजा ले लिया अगले 2-3 दिन में। यस सर, लेकिन आप कह रहे हैं चौंकाने वाले हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि कुछ पोल्स पहले भी आए थे इलेक्शन से काफी पहले, उसमें भी यही दिख रहा था कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और ये भी लगभग यही कह रहे हैं। तो ये चौंकाने वाले किस नजरिए से आप कह रहे हैं सर? नहीं, देखिए, ये मसला इतना आसान नहीं है। ये ये इससे बहुत केयरफुल से इसको असेस करना पड़ेगा। हम यहीं से अगर सेलिब्रेट करने लग गए कि कांग्रेस जीत गई है, अब ठीक है, अगर कुछ ऐसे आई हैं रिजल्ट्स की जो कहती हैं कि कांग्रेस जीत सकता है, उसको इतने सीट्स आ सकते हैं। ठीक, एक जगह पे ये भी कहा है कि उनको अपने आप में मेजॉरिटी मिल जाएगी कर्नाटका में। तो देखिए, ये यहाँ पर बैठ के अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही होती है। हाँ। और जब एक्चुअली रिजल्ट्स आते हैं, 13 तारीख को आएंगे, तो बिल्कुल साफ हो जाएगा क्या वहाँ की स्थिति है। ठीक है सर। पर अगर यही एक ट्रेंड निकला है, तो लगता है कि बीजेपी की हालत कर्नाटका में बहुत ही खराब है। बिल्कुल। संतोष जी, क्या मैं आपसे भी ये पूछूंगा, जैसा सर बता रहे ग्राउंड रियलिटी, लेकिन आज हमारे संवाददाता से भी हमारी बात हुई वहाँ पर, वो कह रहे थे कि लगभग बातचीत करके यही लग रहा था पहले भी कि कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा, स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। हाँ, ये कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो लोकल वर्ड ऑफ माउथ था वो यही था कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। 8 दिन जो लास्ट जो बजरंगबली वाला मुद्दा उठाया और बीजेपी ने बहुत एग्रेसिवली उसको बनाया, ऐसा लग रहा था कि शायद पलड़ा भारी हो जाएगा बीजेपी का। लेकिन अब जो पोल्स बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स में कम से कम ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो आपके लिए क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं या आपको भी ये चौंका रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस अगर जो हम लोग कर्नाटक में गए थे, जो घूमे, देख लोगों को समझे, तो हर कोई यही कह रहा था कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। इवन कई बीजेपी लीडर्स भी हमको पर्सनली बातचीत में ही कह रहे थे कि काफ़ी पलड़ा भारी है। स्पेशली
जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने जो आउटरीच किया है, जो कैंपेन्स किए हैं, बड़े लो बजट के, बड़े कॉलोनी लेवल के, जिला लेवल के कैंपेन्स, जो कि जिसका कि सेंट्रल कोई रेमिफिकेशंस नहीं है, लोकल इश्यूज़ को लेकर जो कैंपेन्स किए, उससे थोड़ी हिल गई थी बीजेपी की पूरी मशीनरी। तो ये तो माना जा रहा था कि कांग्रेस को बहुत बढ़त मिलेगी, लेकिन ये जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं वो कांग्रेस की एक्चुअली नींद खराब कर देगी, क्योंकि 2-3 बातें हैं। देखिए, बीजेपी का कर्नाटक का एक नेचर रहा है लो मार्जिन्स का, जो इंक्रीजिंगली बढ़ता जा रहा है। पिछले चुनाव में तो 1 से 5% की मार्जिन के अंदर लगभग 64 सीटें डिसाइड हुई थी। इनफैक्ट उसमें भी 1 से 5,000 के वोट के अंदर लगभग 38 से 40 सीटों का पर डिसीजन होना था, इतना क्लोज था। तो ये जो एनालिसिस है उस पे कांग्रेस की बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ये जो लास्ट का 1 वीक जो उनके कैंपेन के अनुकूल नहीं रहा, वो क्या ये मार्जिन वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि जैसे ही कर्नाटक का कैंपेन शुरू, आप जानते हैं, दीपक जी और रामचंद्रन जी भी मुझसे सहमत होंगे कि अडानी विषय बहुत टॉप पर चल रहा था, हर कोई उस पर बात कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बीजेपी के पास आंसर नहीं था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कर्नाटक में अडानी का ए तक नहीं कहा गया, ए तक बातचीत नहीं हुई, सारे लोकल विषय पर बात किया। बीजेपी के लिए तो ऐसा था जैसे इंडियन हॉकी टीम एस्ट्रो टर्फ पर खेलकर जिस तरह से वर्ल्ड कप हार कर आई थी, उसी तरह से बीजेपी के लिए तो वो बिल्कुल नया एक कैंपेन रूल था, वो उससे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। आखिरी 1 वीक में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया संतोष जी। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इसको और इलैबोरेट कीजिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो उसको पूरा नेशनलाइज करने की कोशिश की, हम देख रहे हैं, उसको नेशनल इश्यू बनाया। अगेन ऐसा लग रहा था, जो उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हमेशा रहता है कि आप एक स्टेट का इलेक्शन नहीं बल्कि नेशनल इलेक्शन बना के चलिए और फिर वहां पर आप अपनी टर्फ पे खेलिए। तो क्या कांग्रेस ने सोच समझकर इसको लोकलाइज्ड रखा, इनफैक्ट हाइपर लोकलाइज्ड रखा, ये स्ट्रैटेजी थी? हाइपर लोकलाइज नहीं, उनके जो फोर्स थी, जो वर्किंग फोर्स थी, वो भी गली के लड़के लोग थे, उनके कांग्रेस के वर्कर्स। इनफैक्ट भारत जोड़ो यात्रा, दीपक, अगर आपने कवर किया हो, ट्रैवल किया हो, उसके अंदर भी किस तरह से लोकल लीडर्स को साथ लेकर, लोकल आइकन्स को साथ लेकर जिस तरह से पूरी भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई, और उसी तर्ज पर हिमाचल का चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस ने सक्सेस पाया, उसी को कॉपी कर कर्नाटक में कैंपेन को पूरा प्लान किया कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट ने। लेकिन आखिरी 1 वीक उनके हाथों से फिसल गया, बॉल बिल्कुल बीजेपी की पिच की तरह उछलने लगी और बीजेपी को काफ़ी फायदा हुआ। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही परेशान करने वाला विषय है। उससे ज़्यादा परेशान करना विषय है जो हिस्ट्री ऑफ डिसेप्शन, जो लोग एमएलए छोड़कर जा रहे हैं। पिछली विधानसभा के 37 लोग छोड़कर चले गए। तो ऐसा अगर मान के चले तो कांग्रेस को कम से कम एक कंफर्टेबल एग्जिट पोल मेजॉरिटी होती है 120 प्लस 130 प्लस, तो ये कह सकते थे कि अब हम निश्चिंत होकर वोटिंग काउंटिंग पे जा सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जिट पोल आज आया है, आपके चैनल सहित सबने दिया है, वो एक्चुअली कांग्रेस की नींद खराब कर देगी अगले 2 या 3 दिन के लिए। कांग्रेस के लिए जो सपना था और जो एक नया आइडियोलॉजी कांग्रेस लेकर आई पिछले 2-3 चुनावों से कि आप कितना भी कम्युनल बातें करें हम नहीं करेंगे, आप कितना भी इश्यूज रेज करें, कम्युनल इश्यूज हम नहीं रेज करेंगे, हम जनता की बातें करेंगे, हम जनता की भी हम है ना सेना की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम है ना प्राइस राइज की और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे विषय की, छोटे छोटे रोजगार के विषय की, छोटे छोटे बात कर रहे हैं और लोकल विषय पर जाकर लोकल कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंसेस में बात कर रहे हैं। तो वो बीजेपी अभी रेडी नहीं है। बीजेपी रेडी इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास कर्नाटक में उस तरह का क्लीन फेसेस नहीं है जिसको प्रोजेक्ट करके वो बड़ा कैनवस बना सके। उसको अगर प्रोजेक्ट करना है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा को ही प्रोजेक्ट करना है। तो देखिए, अच्छा ये बड़ा दिलचस्प है। एक वीक जो था, हाँ, ये आपने बड़ा दिलचस्प बोला कि कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। अगर आप मैक्सिमम नंबर्स भी देखें, अपर साइड पे भी देखें, तो जी न्यूज़ एक अपर साइड वाला अगर जो हमारा जो फिगर है वो है 118 का 118 मैक्सिमम कांग्रेस को, और एक एबीपी सी वोटर का है जो मैक्सिमम है 122। तो 118, 122, 113 से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और कांग्रेस की नींद इसलिए भी उड़ी होगी कि अगर
बेस्ट केस सिनारियो भी होता है, यानी कि 118 भी आ जाती हैं या उससे भी बेस्ट 122 आ जाती हैं, तो भी वो मार्जिन इतना नहीं है कि वो बचा के रख पाए, क्योंकि बीजेपी पोस्ट रिजल्ट अपने मैनेजमेंट के लिए बहुत महारत हासिल कर चुकी है, और इसलिए शायद वो इनको एक तो रिटेन रखना प्लस थोड़ा सा और इधर उधर से भी जेडीएस से और अदर से भी लाना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। तो कुछ टाइम के लिए कॉन्फिडेंस तो शायद जरूर मिल जाएगा अगर बेस्ट केस सिनारियो की भी बात करें कांग्रेस के लिए। लेकिन रामाचंद्रन सर, बेस्ट केस सिनारियो के बावजूद कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में सरकार बनाने के बाद कंफर्टेबली रह पाना। वो तो जाहिर है, मेरे ख्याल में सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस कर्नाटका में कई बार सत्ते पे आई है और उनके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पर इस बार कुछ बात अलग ही है। ये तो पूरा पलट गया है मसला, और ये कैसे पलटा और क्यों पलटा, इस पे अभी तक तो कोई ग्रेट एनालिसिस तो आई नहीं। पर देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, आम जनता कर्नाटका में बीजेपी के खिलाफ है, और वो जो उनको बीजेपी के खिलाफ जो भी उनका आक्रोश रहा है, वो इन्होंने इस इलेक्शन में दिखा दिया कि बीजेपी वो नहीं चाहते। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब कांग्रेस को उन्होंने वोट किया है। कांग्रेस कर्नाटका में सत्ता में कई दशकों रही है, तो कुछ तो मायने रखता है कि कांग्रेस में अभी भी कुछ पकड़ है वहाँ, और उसकी अपनी एक लीडरशिप है। खैर, इन एनी केस देखना पड़ेगा कि अल्टीमेट रिजल्ट ऐसे ही निकलेगा जैसे ये आई हुई हैं, या इस पे कुछ तब्दीली हो सकती है, क्योंकि जो भी अभी चल रहा है ये सब गेस वर्क है। तो आप हम देख लें, हम जल्दबाजी ना करें। अगर कांग्रेस हरा देती है बीजेपी को, तो मेरे लिए उनके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि दक्षिण में वो कर्नाटक में बड़े सालों से पावर में थे। इस बार हरा दिया, पिछली बार बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी को इस बार लोगों ने बाहर कर दिया और कांग्रेस को वापस दे दिया सत्ता। तो अब देखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि आगे कांग्रेस कैसे बढ़ती है और क्या इसको रिटेन कर सकती नहीं, है। बिल्कुल सर, बात सही है आपकी कि 13 तारीख को ही सही तस्वीर सामने आएगी, लेकिन हम एनालिसिस तो अभी की स्थिति पर कर रहे हैं। और संतोष, अगर हम अभी की स्थिति में अगर एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो जो मैं कह रहा हूं कि अगर बेस्ट के सिनारियो में कांग्रेस सरकार बना भी लेती है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा वो स्थिति बनाए रखना। और इसमें चाहे जगदीश शेट्टार हो, चाहे लक्ष्मण सावड़ी हो, ये जो आए हैं कांग्रेस में बीजेपी से, बड़े टॉल लीडर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में कि कांग्रेस को स्टेबलाइज रखा जाए, ज्यादा इधर उधर ना हो विधायक, क्या ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या धड़कन जो है वो बढ़ी रहेंगी सरकार बनाने के बावजूद भी? इस केस की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, शेट्टार जी ने जब कांग्रेस का दामन थामा, उसी दिन एक सीनियर संघ के प्रचारक ने ही मुझसे बात में कहा था कि देखिए, शेट्टार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हवा का रुख समझते हैं, और उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो सोच समझ के लिया होगा। लेकिन देखिए, ये सरकार आज के डाटा के हिसाब से मान ले कि कांग्रेस सरकार बना रही है, बनाने के उसके चांसेस पूरे हैं। अगर ऐसी गतिविधि होती है, अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है, तो ये केवल बीजेपी की सरकार के बाद में कांग्रेस की सरकार बनना नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ चेंज ऑफ हैंड, इसके बहुत से रैमिफिकेशंस हैं। वो सरकार चाहे 2 साल चले, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बहुत सिग्निफिकेंस हैं। 2-3 बातें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। पहली बात, कांग्रेस का लोकसभा कैंपेन सुदृढ़ हो जाएगा। ये बड़ा है ना, कैंपेन जो होता है और बजटिंग ऑफ द कैंपेन जो होता है, वो विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। कांग्रेस को कॉर्पोरेट फंड से लेकर फंडिंग के मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, स्टेक होल्डर्स का विश्वास बढ़ेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड, बैंगलोर के साथ साथ चाहे वो हैदराबाद कर्नाटका हो या मुंबई कर्नाटका हो, ये जो दोनों क्षेत्र हैं, दे आर एक्चुअली द प्लेस ऑफ मनी बैग्स। एक बहुत बड़ा फंडिंग का सोर्स लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा,
उसकी बार्गेनिंग पावर उसके एलाइज से बढ़ जाएगी। वो सरकार चाहे 2.5 साल में चली जाए, लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले ये जो इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, इसके बाद 4-5 स्टेट में इलेक्शंस और हैं, लेकिन कर्नाटक के इस इलेक्शन के बाद में वो सब जो तिगड़म है वो शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। वो सरकार कितनी चलेगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो हारती है, आज के डाटा के हिसाब से अगर वो हारती है, तो बीजेपी को फिर से सोचना पड़ेगा कि तमाम दावों के बावजूद उसका पीपल मैनेजमेंट एक्चुअली पुअर है। उसके पास फेसेस हैं, उसके पास सॉलिड फेसेस हैं, उसके पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, पर उसका मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, आप लोकल यूनिट को, लोकल स्टेट की पार्टीज को के बड़े चेहरों को नहीं संभाल पाए और उसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं। ये बीजेपी को समझना होगा। और दूसरी बात, बीजेपी को ये भी समझना होगा, देखिए मणिपुर की घटना हम सब ने रिपोर्ट करी, हम सब ने स्टोरीज लिखी, जर्नल्स पढ़े हमने उस पर, लेकिन वो घटना सिंपल नहीं है। देखिए बीजेपी ने जो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सपेरिमेंट पिछले 4-5 साल में किया, कांग्रेस ऑलरेडी उसको कैंपेन बना रही है कि वो इसका रिजल्ट है कि सच ए ह्यूज ब्लडशेड दैट हैज हैपेंड। वो और एम्पलीफाई हो जाएगा, वो मैसेजिंग और एम्पलीफाई होगी, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री लीडरशिप जो कि कहीं दंगे या कहीं अनरेस्ट नहीं होने देती, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उस दावे को धक्का पहुंचता है। तो बीजेपी के 2-3 दावों को धक्का पहुंचेगा और कांग्रेस के लिए एक कुशन, एक पॉजिटिव कुशन सिचुएशन बनेगी। उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, चाहे उसके स्टेक होल्डर्स के साथ हो, चाहे उसके अपने लीडर्स के साथ हो। अगर राजस्थान की क्राइसिस को उसको सॉर्ट आउट करना है, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल अपर हैंड सेंट्रल लीडरशिप को मिलता है अगर वो कर्नाटक में जीतती है तो। यानी कि न सिर्फ आम जनता के बीच में, आम वोटर्स के बीच में, बल्कि विद इन द पार्टी भी जो कांग्रेस लीडरशिप है उसको एक अपर हैंड मिलेगा, उसको एक मजबूती मिलेगी कि वो बार्गेनिंग कर पाए, अपर हैंड पे रह के अपनी बात रख पाए मजबूती से। रामाचंद्रन सर, आपका एनालिसिस क्या है 2024 के इलेक्शंस के लिहाज से? अगर हम देखें और इन्हीं को माने, मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल्स को हम ये मान के चल रहे हैं कि अपर हैंड यहां पे कांग्रेस का है, तो इसके आप रिफ्लेक्शंस क्या देख रहे हैं 2024 के इलेक्शंस के? देखिए, रिपरकशंस तो इसकी कुछ खास नहीं होंगी, पर सबको मालूम था कि बीजेपी अपने आप को संभाल नहीं पाए सरकार चलाने में। आखिरकार ये पहली बार बीजेपी कर्नाटका की सरकार को चला रही थी, और दक्षिण के सरकार चलाना कोई आसान काम भी नहीं है। कांग्रेस ने इतने सालों में दक्षिण के सरकार चलाए हैं, पर कई जगहों पे अब उनको भी हराया जा रहा है। और इस बार जो हुआ है, बीजेपी को उन्होंने सरकार में बिठा दिया कर्नाटका में, पर उसके बाद जब इलेक्शन आई तो कांग्रेस को अपर हैंड मिल गया। तो मेरे ख्याल में ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि कांग्रेस को वापस सत्ता में आ गई। कांग्रेस का एक्सपीरियंस है, कांग्रेस वहाँ का माहौल जानता है, कांग्रेस के लीडर्स काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, अभी भी हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक पलटा खाया है बीजेपी ने, और बीजेपी आगे मेरे ख्याल में बड़ी सावधानी से आगे बढ़ेगी। खैर, ये अब टाइम ही बताएगा कि कैसे बीजेपी कर्नाटका में बिहेव करती है, क्या उसकी पॉलिसी रहती है, और क्या कांग्रेस अपने आप में बदलाव ला रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला, आपको जाना भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, मुझे 1-2 सवाल आपसे और पूछने हैं। जो फैक्टर्स रहे हैं, जो मुद्दे रहे हैं, कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उठाया, 40% कमीशन को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रही। इसके अलावा जैसा हमने बताया कि इसको लोकलाइज्ड रखा, पोस्टर्स में जो स्थानीय नेता थे, सिद्धरमैया साहब, डी के शिव कुमार, उन्हीं के फोटो दिख रहे थे, बाकी कोई नेशनल लीडर्स के फोटो भी नहीं दिख रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इसको राष्ट्रीय मुद्दों के तौर पर बुना रही थी, और आखिरी 8 दिन तो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उनका एनालिसिस भी आप जरूर कीजिए। आखिरी 8 दिनों में जो बहुत ज्यादा हाइपर एग्रेशन हमने देखा बजरंग बली के मुद्दे पर, इसको जो बुनाने की कोशिश की, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बीजेपी, अगर हम आज के सिर्फ एग्जिट पोल्स के एवरेज नतीजों को देखें तो?
देखिए, कर्नाटक बाय नेचर एक एसएम कृष्णा का दौर था व्हेन बैंगलोर एंड द होल ऑफ कर्नाटका बिकेम अ हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का समय आया जब हम लोग जर्नलिज्म शुरू कर रहे थे, और चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को पिकअप किया और हैदराबाद काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैदराबाद की तरफ जाने लगी। तो बाय नेचर जो कर्नाटक और बेंगलोर का जो इकोनॉमी है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पिछले 5 साल पहले पहुंचा था, और अब समस्याएं भी वहाँ पर शुरू हो गई, चाहे ट्रैफिक जैम की बात हो, चाहे लोकल क्राइम की बात हो, समस्या, क्योंकि हर एक वेव होता है, ऊपर से नीचे वो वेव इफेक्ट होता है। तो बैंगलोर और कर्नाटक हैड टच दैट सैचुरेशन पॉइंट, और अब देयर हैज टू बी अ रीथिंकिंग दैट हैज टू हैपन, देयर हैज टू बी अ इनोवेशन दैट हैज टू हैपन। तो कर्नाटक का पिछले 5-6-7 साल का जो टाइम है वो बीजेपी के हाथ में बहुत कुछ था नहीं। एक्चुअली बीजेपी वाज एक्चुअली रूलिंग ऑन द लेगेसी व्हिच वाज क्रिएटेड बाय द पास्ट। सो बीजेपी को एंटी इंकम्बेंसी की बात कहें, पूरी की पूरी एंटी इंकम्बेंसी बीजेपी के ऊपर थोप देना भी गलत है, क्योंकि पॉलिसीज का, पिछली सरकारों की पॉलिसीज का भी बहुत हद तक है। लेकिन हाँ, बीजेपी के खिलाफ नहीं है गुस्सा, कर्नाटक में रूल करने वाली सरकार के खिलाफ गुस्सा है। अच्छा, मैंने कई लोगों से, चाहे वो सेंट्रल कर्नाटक हो चाहे कोस्टल कर्नाटक हो, कई लोगों से बात करते वक्त उनको मोदी जी से कोई शिकवा नहीं है। वो मोदी जी को अभी भी ही मैन मानते हैं, वो अभी भी उनको हीरो मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सॉरी मोदी जी, हम कर्नाटक में तो हम आपको वोट नहीं दे सकते, अदरवाइज तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके रैलियों में जो एक दीवानापन था, जो फैन फॉलोइंग थी, काफी भीड़ आ रही थी जी। बीजेपी के खुद के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो खुद कन्विंस नहीं है कि ये जो भीड़ है ये मेरे वोटर्स हैं। क्योंकि देखिए, एक हीरो फिगर है नरेंद्र मोदी, इज नॉट जस्ट अ पार्टी फिगर, ही इज अ हीरो फिगर, ही इज अ ग्लोबल फिगर। तो उस तरह से उनको देखने के लिए भीड़ आ रही है। यानी कि वो जो एमएलए जो कैंपेन कर रहा है, और बीजेपी जहां बीजेपी ने पूर्ववर्ती गवर्नमेंट्स बनाई है, वहां पर एक नारा बड़ा प्रचलित हो जाता है कि मोदी जी से बैर नहीं, लेकिन लोकल लीडरशिप की खैर नहीं। उसमें वो कई नाम भी फंसा देते हैं। तो हम यही स्थिति फिलहाल बीजेपी के लिए कर्नाटक में देख रहे हैं। इसको बीजेपी किस तरह से ओवरकम करती थी? मोदी जी हर जगह जाके बोलते थे कि आप कैंडिडेट का चेहरा मत देखिए, मेरा आप चेहरा कुछ मत देखिए, बीजेपी को वोट दीजिए, सीधा मुझे मिल रहा है, सब संभाल लूंगा। लेकिन पिछले 5 साल जो रहे हैं, वोटर्स को बैंगलोर में और कर्नाटक में ये लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप या मोदी जी कर्नाटक को उस तरह से संभाल नहीं पाए, क्योंकि लोकल लीडर्स अपनी मनमानी कर रहे थे, उनकी समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं हुई। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है काफी 360 डिग्री एनालिसिस हो गया वहां की लोकल जो परिस्थितियां हैं और इन रिजल्ट के रिफ्लेक्शंस का, रिपरकशंस का और इंपैक्ट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपने भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। एयरलाइंस कंपनी की सभी फ्लाइट्स 19 मई तक रद्द कर दी गई हैं। दिवालिया एप्लीकेशन एनसीएलटी ने सुनवाई करते हुए कंपनी के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी अनुवेश रथ जुड़ रहे हैं। अनुवेश, एक्सपेक्टेड तो था ये कि अर्जी जो है वो मंजूर कर ली जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में आम कंज्यूमर का क्या, जो उसका पैसा जो फंसा हुआ है, उनके जो टिकट्स जो रद्द हुए हैं, उनके लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है? कोई राहत भरी खबर, कोई संकेत? जी दीपक जी, जैसा कि अभी एनसीएलटी कोर्ट ने अभी फिलहाल इस ऑर्डर को पास कर दिया है, फुल मॉनिटोरियम दे दिया है गोएयर के लिए, जो कि गोएयर के लिए अभी बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर उसके अलावा देखा जाए तो एनसीएलटी प्रिंसिपल बेंच ने यह भी कहा है कि एक आईपीआर सेट किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी अपना जो गोएयर के सीईओ थे उन्होंने पावर हैंडओवर कर दिया है, ऐसी हमारे सोर्सेज का कहना है। जिसके बाद जो आईपीआर है उनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है, और इस पर यह कहा गया है एनसीएलटी कोर्ट के द्वारा कि ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ले ऑफ नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि आगामी समय तक जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं, गो एयर की तरफ से कोई भी छटनी नहीं की जाएगी। उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि लेसर्स जो ग्रुप है, जो गो एयर के अगेंस्ट में इस केस में थी, वो एनसीएलटी में जा चुकी है, जिसकी सुनवाई कल सुबह होनी है। सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये आ चुका है, और ये बहुत बड़ी खबर है कि लेसर्स गो एयर को अब एनसीएलटी कोर्ट में लेके जा रहा है। जो एनसीएलटी का आज ऑर्डर आया था
जिसमें उनको गो एयर को फुल मॉनिटोरियम मिला है, उसके अगेंस्ट में लेसर्स ग्रुप एनसीएलएटी के पास गया है गो एयर को, और एनसीएलएटी के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। तो चाहता क्या है लेसर ग्रुप? लेसर ग्रुप का ये कहना है कि जो मॉनिटोरियम इनको दी गई है वो नहीं दी जा सकती है, और उनका ये चाहना है कि उनके जो बकाया राशि है वो उनको वापस मिले, और उनकी जो फ्लाइट्स हैं जो लेसर ग्रुप ने गो एयर को दी हुई हैं वो उनको वापस मिले। अब इसमें पूरा बताइए थोड़ा सा कि इसमें एक आम कंज्यूमर के लिए क्या है। अगर माना एनसीएलएटी में कल लेसर ग्रुप जैसा चाह रहा है उसकी हो गई, मॉनिटोरियम कैंसिल हो गया, कंपनी वापस से थोड़ा सा परेशानी में तो आ जाएगी, लेकिन बिगर पर्सपेक्टिव में कंज्यूमर के पैसे का क्या होगा, ये हर कोई पूछ रहा है। तो वहां पर क्या है, वहां पर ऐसा कौन सा रास्ता है कि लोगों को उनका पैसा वापस मिले? देखिए, एनसीएलटी कोर्ट ने अभी फिलहाल जो किया है, उसने जो गो एयर का जो बोर्ड था उसको तो सस्पेंड कर दिया है, और आईआरपी के पास अब पूरा पावर और अथॉरिटी है। तो आईआरपी का सबसे पहले आने के बाद सबसे पहला काम ये होना चाहिए, ये होगा जो कि उम्मीद है कि जो लोगों को, और एनसीएलटी ने एक 5 करोड़ का अभी फंड सबमिट करने के लिए कहा है, जिसके द्वारा ये हो सकता है कि आगामी दिनों में आईआरपी के पास जैसे ही पावर और अथॉरिटी पूरी पहुंचती है, उसके बाद उनका पहला काम ये हो सकता है कि वो आगे चल के कि ये जितने भी जो पेंडिंग अमाउंट है जो कंज्यूमर्स को वापस देने हैं, जो अभी दौरान जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, चाहे वो गो फर्स्ट के केस की वजह से हो या इंजन की खराबी की वजह से हो, उन दोनों को, उन लोगों का पैसा वापस मिल जाए जल्द से जल्द। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल यही देखना होगा कि क्या होता है आगे, और लेसर जो अपनी बात एनसीएलएटी के पास ले जाने वाला है, अब उसमें कल की सुनवाई में क्या होगा, इस पर भी अपडेट हम अन्वेष से लेंगे कल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अन्वेष, नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं। क्या व्हाट्सएप आपकी बात सुन रहा है? ट्विटर के एक इंजीनियर के दावे के बाद यह विवाद शुरू हो गया, पूरी दुनिया में अब इस पर चर्चा हो रही है। इस इंजीनियर ने यह दावा किया है कि जब वो सो रहे थे उस वक्त भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन लगातार माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा था। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इस मामले में सरकार ने भी भारत में चिंता जाहिर की है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, सरकार का चिंता में आना स्वाभाविक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या व्हाट्सएप कुछ सफाई दे पा रहा है इसमें? एक तरह से ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप एक्सपोज हो गया और इसको ट्विटर ने किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि ट्विटर जो है अपना कुछ लेकर आने वाला है इसी तरह का, इसलिए वो उसको टारगेट कर रहा है। तो क्या वाकई में ये थ्रेट है? और सरकार अगर चिंतित हो रही है, इस पर चिंता जाहिर कर रही है, तो चिंता का एक जो प्रमुख आधार क्या है? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि क्या वाकई ये चिंता का विषय है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें, जब भी हम इस तरह किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन आपसे बहुत सारी परमिशन मांगता है। मसलन आपका कॉन्टैक्ट बुक, आपके एसएमएस पढ़ना, आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा, इन सब की एक्सेस मांगता है। और आमतौर पे क्योंकि हमें उस ऐप की जरूरत होती है तो हम इस तरह की जो परमिशन उनको देते रहते हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि परमिशन ऐप के इस्तेमाल के दौरान होने के लिए दी जाती है, ना कि एप्लीकेशन में नहीं हो उसके बाद भी। तो जो एप्लीकेशन जो खुलासा किया है इस इंजीनियर ने, वो यही कहता है कि मैंने ये एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मैं सो रहा था, उस दौरान भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके मेरे आसपास की या कमरे की जो आवाजें हैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था व्हाट्सएप, और आगे जाने इस डेटा को वो क्या करता है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो यही है कि इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये तो सिर्फ माइक्रोफोन की बात हुई, इसके अलावा कैमरा या फिर आसपास या फिर फोन बुक या मैसेजेस में से जो कुछ भी व्हाट्सएप या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पढ़ते हैं उसको वो क्या करेंगे आगे या क्या कर सकते हैं, इसके रेसिप्रोकेशंस क्या हो सकते हैं, ये एक चिंता का विषय है। भारत सरकार ने भी अपने एंड पे यही बात कही है कि ये निजता का उल्लंघन है, बहुत गंभीर उल्लंघन है, और इस मामले में हम जांच करेंगे और व्हाट्सएप से बातचीत करेंगे। जो हमारी आईटी मंत्रालय के सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस मामले को लेकर हम व्हाट्सएप से तत्काल प्रभाव से बात करेंगे
उसके बाद ही इस पे आगे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन देशवासियों को आश्वस्त करने के लिए जरूर कहा है कि आने वाले दिनों में जब डीपीडीपी यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक कानून की शक्ल ले लेगा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इस तरह की जो मनमानी है उस पर नकेल लगाई जा सकेगी। लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है वो वाकई चिंता का विषय है। और क्या सिर्फ माइक्रोफोन ही रिकॉर्ड कर रहा है व्हाट्सएप, या फिर बाकी चीजों को भी लेकर कहीं जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ बात हुई आपकी टेक्निकल लोगों से जो इस मामले के महारथी होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? बंद फोन में भी क्या ऐसा हो सकता है? और खैर सरकार का तो चिंतित होना स्वाभाविक है भी, एक तो सिटीजन्स के राइट्स का सवाल है, उनके प्रोटेक्शन का सवाल है। दूसरा एक चिंता की बात सरकार के लिए ये है कि अभी वो डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी आया नहीं है। अब ऐसा ना हो कि उसमें कुछ नई नई चीज़ों को ऐड करना पड़े, वैसे ही सरकार इस पर घिरी हुई है। लेकिन एक आम टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि फोन आपका बंद है और आपके किसी ऐप से आपका माइक्रोफोन चल रहा हो, बंद फोन में भी? जी बिल्कुल, कई तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो कि फोन बनाने वाली कंपनियों से लेकर इस तरह के एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उन सबसे हमारी बात हुई है। और उन सबका एक स्वर में यही कहना है कि जिन चीजों की परमिशन हम उनको देते हैं वो चीजें वो एक्सेस कर सकते हैं। अब चूंकि आपका फोन है, आपका फोन अगर बंद भी होता है तो भी उसका स्पीकर, उसका जो बाहर की जो चीजें हैं वो एक्सेस, उसमें आवाजें आती रहती हैं। और फोन चूंकि बंद होने की सूरत में भी पूरी तरीके से बंद नहीं होता, वो आपको दिख रहा है कि बंद होता है, कुछ एप्लीकेशन उसकी बंद होती हैं, लेकिन सारी एप्लीकेशन बंद नहीं होती हैं, क्योंकि जब भी आप कभी उसको चालू करेंगे तो वो कुछ चीजें आपको अपडेटेड ही मिलती हैं, यानी कि वो सारे ऐप्स बैकग्राउंड में भी चलते रहते हैं। तो ऐसे में वो ऐप्स इस तरह का डेटा जरूर कलेक्ट कर सकते हैं या फिर करते रहे होंगे। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे जब हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये ऐसा हम नहीं करते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति के फोन में कोई बग रहा हो, उस बग की वजह से उसको इस तरह की चीजें दिख रही हो। तो व्हाट्सएप ने तो इस मामले को एक तरह से बग के ऊपर छोड़ के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है और इस तरह के आरोपों को साफ साफ नकारा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह की चीजें बिल्कुल संभव है। अब आपने तो डरा दिया अम्बरीश, आप कह रहे हैं कि फोन बंद है, या आपको लग रहा है, लेकिन ये बंद है नहीं, यानी कि फोन का बंद होना मिथ्या है। ये लग रहा है आपको कि बंद है, लेकिन एक्चुअल में बंद नहीं है। और आपने जो परमिशन दी हुई है वो बंद फोन में भी सब परमिशंस को एक्सेस कर सकते हैं जिनको आपने परमिशंस दी हैं। तो ये तो एक ऐसा विषय हो गया जिस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी, और हम चाहेंगे कि इस पर एक पैनल बिठाकर एक्सपर्ट्स के साथ हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा खतरा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत करनी है, और वो खबर है दाल की कीमतों से जुड़ी हुई। दाल की बढ़ती कीमतों पर सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में इस पर बैठक हुई, और इस बैठक में क्या क्या हुआ इसकी डिटेल्स के साथ अमरीश पांडे लगातार बने हुए हैं। अमरीश, इस पर भी जरा अपडेट दे दीजिए, क्या कर रही है सरकार दाल की कीमतों पर, क्या मंथन चल रहा है? देखिए, लगातार सरकार दाल की कीमतों को लेकर जो बैठकें हैं उसके दौर शुरू कर दिया था। एक कमेटी बनाई थी जो कि अलग अलग राज्यों में जाके इसकी निगरानी कर रही थी, रिपोर्ट बना रही थी। और जो सरकार के पास इनपुट मिले वो स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं कि जिस तरह से भारत में लगातार डिमांड बढ़ रही है, पैदावार की कमी है, मौसम खराब है, इसका फायदा एक्सपोर्टर्स उठा रहे हैं, यानी कि वो लोग जहां से हम दाल मंगाते हैं वो इसका फायदा अब उठाने लगे हैं। और हमने जितने दाल के ऑर्डर दिए हैं अब वो लोग होर्डिंग अपने एंड पे कर रहे हैं, यानी कि भारत से जो ऑर्डर गए हैं उसकी डिलीवरी नहीं करके वो अपने एंड पे उसको रोक रहे हैं। और जब जब यहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं या फिर क्रंच होता है, उस क्रंच के दौरान थोड़ा थोड़ा करके माल रिलीज कर रहे हैं। आज जो बैठक की थी उपभोक्ता मामले सचिव ने, जिसमें कि घरेलू जो इंपोर्टर्स हैं वो भी शामिल थे, इसके अलावा एक्सपोर्टर्स शामिल थे, उन दोनों के साथ एक बात को साफ तौर पे कहा है कि सरकार किसी भी मामले में किसी भी स्तर पे होर्डिंग को बर्दाश्त नहीं करेगी। यही संदेश उन्होंने विदेशी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, उनको भी साफ कहा है कि अगर आपने अपने एंड पर होर्डिंग बंद नहीं की तो हम आपका जो इंपोर्ट है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। और ये संदेश अपने आप में इतना सख्त है जिसका कि खामियाजा उस तरह के एक्सपोर्टर जो होर्डिंग कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर सरकार इंपोर्ट बंद कर देती है और सरकार खुद ही जाती है इंपोर्ट करने के लिए,
तो वो सरकार टू सरकार की डीलिंग होगी। और ऐसे में एक्सपोर्टर्स जो कि अपने एंड पर होर्डिंग करके लाभ कमाना चाहते हैं, शायद उनको लाभ की बजाय और नुकसान हो जाएगा। जो कंसाइनमेंट उनका पैकिंग पे था वो भी नहीं आएगा और जो उनकी डील थी वो भी कैंसिल करनी पड़ जाएगी। और भारत सरकार चूंकि प्रतिबद्ध है अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा के लिए, तो वो उसका साफ कहना है कि हम अपने नागरिकों को अफोर्डेबल कीमत पर दाल उपलब्ध कराने के लिए सरकार टू सरकार डीलिंग में आ जाएंगे। और ऐसे में आप पर जो जुर्माना है वो भी लगाया जा सकता है। और बाकी जो घरेलू इंपोर्टर्स हैं उनको भी साफ कहा है कि आपके पास जो भी स्टॉक है उसको लगातार मार्केट में रिलीज करिए ताकि अफोर्डेबिलिटी दाल की बनी रहे। तो कुल मिलाकर सरकार सख्त है और उसका संदेश भी साफ है। दाल की होर्डिंग, दाल की जबरदस्ती की कीमतें या आर्टिफिशियल तरीके से कीमतें बढ़ाना, ये किसी और भी अमरीश, कीमत पर बर्दाश्त नहीं म्यांमार होगा। का नाम क्यों आ रहा है? म्यांमार के एक्सपोर्टर्स को सख्त चेतावनी क्यों दी? उसका क्या कनेक्शन है? कुछ खास डेस्टिनेशन है जहां से कि हम दाल मंगाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, इस तरह के देश हैं। और सबसे बड़े जो कंसाइनमेंट ऑर्डर इस दौरान इस खरीफ सीजन में हमने दिए हैं वो म्यांमार को दिए हैं। और जो इनपुट इंटेलिजेंस से और जो इंपोर्टर से, घरेलू इंपोर्टर से मिला है सरकार को, वो स्पष्ट करता है कि ये सारे जो खुराफात हो रही है वो म्यांमार के एक्सपोर्टर्स कर रहे हैं। और इसलिए आज की बैठक में विशेष तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए म्यांमार के जो एक्सपोर्टर एसोसिएशन है उनको ऐड किया गया था और उनके सामने ही घरेलू इंपोर्टर्स को पहले डांटा गया कि आप अपने एंड पर होर्डिंग न करें। उसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से सचिव ने खुद ये कहा है कि एक्सपोर्टर्स अब म्यांमार के जो हैं वो इस तरह की होर्डिंग कर रहे हैं, बेहतर होगा वो अपने एंड पे इसको बंद कर दें, वरना हम आपको इंपोर्ट कैंसिल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दाल की महंगाई पर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ खास डेस्टिनेशंस हैं, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन म्यांमार को लेकर ये खास तौर पर प्रत्यक्ष शिकायतें मिल रही थी, तो इसलिए उनको लेकर एक स्पेशल ताकीद भी की गई है और सबको चेतावनी दी गई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जोमैटो में आगे तेजी या मंदी? बुल वर्सेस बियर के साथ अरमान वरुण हमारे साथ हैं। अरमान बुल और वरुण है बियर। काम थोड़ा ज्यादा करने और काम थोड़ा ज्यादा भी किया और वो किया है जोमेटो पे, क्योंकि यहाँ बैरिश होने का सबसे बड़ा कारण है ONDC, क्योंकि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये अब लॉन्च हो चुका है। और इसके चलते देखिए, हम लगभग हमेशा कहते हैं कि कोई कंपनी मुनाफा करती है, घाटा करती है, बिजनेस में थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ तो बिजनेस मॉडल जो है वही चेंज होने वाला है और उसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के आने वाले दिनों में रेवेन्यूज, मार्जिन्स दोनों पे देखने मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ दिनों में आपने ऑर्डर किया होता तो जितने डिलीवरी चार्ज जोमेटो देता है, अगर ONDC डिस्काउंट ना भी दे तो भी उससे सस्ता है। इस तरह का कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन जो है वो आने वाले दिनों में आ सकता है। इसके लिए बैरिश होने का सबसे बड़ा कारण है ONDC। देखिए, आपने ONDC की बात करी और मैं चाहता था इस बात पर डिस्कशन जरूर हो, क्योंकि अगर आप देखें ONDC की सबसे पहले यहाँ पर जो अगर आप जो कस्टमर जो ऑर्डर करते हैं वो टाइम सेंसिटिव होते हैं, प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ दो तीन चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। आप ONDC की बात करी, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 पार्टी एग्रीमेंट्स है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ONDC में अगर आपको टाइम पर डिलीवरी चाहिए तो आपको ज्यादा जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर जो आपको डिलीवरी देंगे वो ज्यादा चाहिए। अगर वो ज्यादा चाहिए तो आपको आपकी जो वेबसाइट है उसको मेंटेन करने की कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट लगेगी, आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा। और अब आप उसमें जो मार्जिन का गेम है जो स्टार्टिंग में आप खेल नहीं सकते, अगर आप वो कुछ समय तक के लिए हो सकता है, पर क्या वो सस्टेनेबल होगा वो हमें देखने वाली बात होगी। उसी के साथ साथ अगर आप ये बात करें कि अब इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपके किसी प्रोडक्ट में अगर आपने जो मंगाया उसको कुछ डिफॉल्ट आता है तो उसकी लाइबिलिटी कौन होगी? वहां पर तो आप जोमेटो स्विगी को बोल सकते हैं, यहाँ पर किसकी लाइबिलिटी? क्या जो ला रहा है वो लाइबिलिटी बियर करेगा? उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इन सब की अनिश्चितताओं के देखते हुए चलते ये लगता नहीं है कि ये किल करेगा। हो सकता है जुकाम हो सके, डेफिनेटली जुकाम होगा। लगता है कि पूरे तरह से कोमा में भी डाल दे जोमेटो को, क्योंकि आप कह रहे कि पैसे कौन लौटाएगा? जोमेटो भी नहीं लौटाता बहुत बोलने के बाद लौटाते हैं पैसे भी, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत है। नो डाउट बिजनेस डेवलप हो रहा है तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, दूसरी बेरिश होने का पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर्स जो है अब इस पूरे इंडस्ट्री के वैल्यूएशन जो है उनको काटते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इन्वेस्को की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी और इन्होंने स्विगी के वैल्यूएशन देखिए, कहाँ एक समय पर $10.7 बिलियन के आसपास थे, अब $5.5 बिलियन के आसपास कर दिया। यानी कि जो पीयर है उसके वैल्यूएशंस काटे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री को लेके अब इन्वेस्टर जो है थोड़े बेरिश हो रहे हैं।
देखिए आपके साथ रह के मैं सीखता हूँ, इसमें आप ही ने चीज बताई है कि अगर किसी कोई चीज का वैल्यूएशन ज्यादा मिल रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है। अब यहाँ पर रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखें स्विगी का जो घाटा है वो जोमेटो के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। अब रिसेंटली अगर आप देखें तो मार्केट शेयर उनका जो है 45% से 55% के आसपास रिपोर्ट्स आता हुआ दिखा है। तो अगर आपका जो मार्केट शेयर बड़ा है, घाटा आपका कम है, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलेगा। डेफिनेटली, लेकिन घाटा तो जोमेटो भी करता है, कौन सा वो मुनाफे में, और अब तक ये पता नहीं कि मुनाफा इस कंपनी का कब आएगा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और वैसे भी जब भी मुनाफे में कोशिश करते हैं ना ये आने की कि कोई ना कोई एक्विजिशन कर लेते हैं। आप हाल ही में देखिए ब्लिंकिट का एक्विजिशन उन्होंने किया, उसके बाद किस तरह की धुलाई इस काउंटर में हुई। तो इस कंपनी की स्ट्रैटेजी को लेके कोई भी बुलिश नहीं है। प्रॉफिट कब आएगा पता नहीं, और हाँ एक्विजिशन हो या फिर कोई भी और डिसीजन हो उसको लेके शायद निवेशक जो है वो थोड़े चिंतित है। देखिए आप एडजस्टेड एबिटा लेवल पर अगर आप बात करें फूड डिलीवरी सेगमेंट की, तो वो बता दूं मैं आपको ऑलरेडी ब्रेक इवन आ चुका है। वो Q2 में आ चुका था, Q2 में उन्होंने 2 करोड़ का मुनाफा किया था अगर एडजस्टेड एबिटा लेवल पर बात करें। उसके बाद फिर 23 करोड़ का किया। अब उसी के साथ साथ आप एडजस्टेड एबिटा एक्स अगर ई कॉमर्स निकाल दे तो वहां पर आपको लगातार जो है वहां पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ जा रहा है। जो घाटा लगभग 272 करोड़ का था वो घट के अब सिर्फ 38 करोड़ के आसपास जो है होता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अब लगातार, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी सेगमेंट में अगर आप बात करें, जिसने आप रिसर्च भी करेंगे, तो टेक्नोलॉजी की एक बार जो पूरी कॉस्ट लग जाती है उसके बाद जो भी वॉल्यूम गेम होता है तो वहां पे मार्जिन जल्दी एक्सपांड होते हुए दिखते हैं, तो उसका चलते आपको यहां पर फायदा होता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन देखिए बेरिश होने का एक बड़ा कारण यह है कि बेरिश वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किसी की मानी जाती है तो मैक्वेरी की मानी जाती है। आपको याद होगा कि इस तरह से इनके बेरिश होने के बाद स्टॉक्स की पिटाई हुई है। इस काउंटर पे भी ये बेरिश है। न्यूट्रल की सलाह है 55 रुपए के टारगेट के साथ। देखिए आप अगर बेरिश का इनकी बात कर रहे हैं तो 55 रुपए की टारगेट है। जेफरीज की बात करें तो वो 100 का टारगेट देने हैं, और अगर आप बेरिज में सिर्फ 55 का टारगेट दे रहे हैं तो यहाँ से स्कोप कितना बढ़ जाता है उस हिसाब से अगर आप देखिए तो उस हिसाब से जेफरीज तो काफी बुलिश है। चलिए बाजार की बात कर लेते हैं। बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव देखा गया और कारोबार के अंत में निफ्टी 49 अंकों की बढ़त के साथ 18,315 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 250 अंकों 61,000 के पार क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 133 अंकों की बढ़त के साथ 43,330 के पार बंद हुआ। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं जो बताएंगे पूरे दिन का एक्शन। देखिए लगातार तीसरा दिन है जब आज बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। हालांकि आज का ट्रेडिंग सेशन जो है काफ़ी वॉलेटाइल था। कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के चलते हमारी जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई थी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, खासकर सरकारी बैंक्स को लेकर ECL की फ्रेमवर्क की जो बातें आई, उसके बाद सरकारी बैंक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। लेकिन सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से अच्छी खासी रिकवरी आई। खासकर हमने जब आपको खबर दी कि सरकार ECL फ्रेमवर्क के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में रिकवरी आई और सरकारी बैंक्स में भी एक रिकवरी देखने मिली, जिसके चलते बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे तेजी थी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली। HDFC लाइफ देखिए करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ थी। पावर ग्रिड और BPCL में भी आज खरीदारी देखने मिली। गिरावट थी UPL में। यहाँ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से प्राइस टारगेट भी काटे गए हैं, उसका असर भी देखने मिला। लॉक्टर रेडिस, हिंडाल्को, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला। फोकस में था लेटेंट व्यू, नतीजों के बाद यहाँ गिरावट देखने मिली। ऐसा ही हाल रेन इंडस्ट्रीज, JBM ऑटो और आरती इंडस्ट्रीज का भी था, जहाँ पे नतीजे और कॉन कॉल के बाद अगर आप देखेंगे तो खासकर आरती इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। गेनर्स में शोभा, इंडाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस था, जहाँ पे अच्छे खासे गेन्स देखने मिले हैं खबरों के चलते। वहीं टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे ड्रीमफोक्स अच्छी खासी तेजी यहाँ थी। केस इंटरनेशनल यहाँ पे अच्छे खासे 8-8.5% के आसपास के गेंस देखने मिले। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सफारी इंडस्ट्रीज में 6 से 7% के आसपास की तेजी थी। गिरावट अगर आप देखेंगे तो GTND, वेल्सपन इंडिया, PNB में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट जितने सरकारी बैंक थे उनमें आज अच्छा खासा दबाव देखने मिला था इस ECL फ्रेमवर्क की खबर के बाद, और साथ ही साथ नज़ारा टेक में भी आज दबाव देखने मिला। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा था। लगातार तीसरे दिन हमारे मार्केट्स में तेजी देखने मिल रही है, लेकिन सरकारी बैंक जो है वहाँ पे गिरावट पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है और आज भी वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने मिला है। चलिए अब कुछ दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। जिस तरह से इमरान आया है, कई देशों ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर न सिर्फ चिंता जाहिर की है, बल्कि पाकिस्तान यात्रा करने से बचने की भी नसीहत दी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध स्टार्ट।
अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।